Hello students, in the previous classes we have studied the chapter number 1 that is known as matter in our surrounding. Today we will start the second chapter that is known as is matter around us pure. So the chapter is matter around us pure. इसका मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमने जिन मैटर के बारे में पढ़ा था क्या वो मैटर प्योर हैं या इम्प्योर होते हैं, इस बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम जनरली देखें, एक नॉर्मल पर्सन के बेस पे देखें तो हम किसी भी मैटर को प्योर मानते हैं किस बेस पे? विदाउट विदाउट क्या होना चाहिए? विदाउट एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट अगर उसमें एडल्ट्रेंट नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्योर कहलाता है। ये हम किस लैंग्वेज में कहते हैं? जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। जनरल थिंकिंग के बेसिस पे हम कहते हैं। एक अगर साइंस ना पढ़ रहा हो वो पर्सन यही कहेगा कि विदाउट एडल्ट्रेंट कोई मतलब कि कोई भी मैटर है वो कहलाता है प्योर कहलाता है। बट अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो मैक्सिमम मैटर क्या होते हैं? इम्प्योर होते हैं। क्यों इम्प्योर होते हैं? क्योंकि उसमें कई तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं बेटा, तो मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर प्रेजेंट रहता है ना? वाटर प्रेजेंट रहता है ना? फैट प्रेजेंट रहता है ना? और क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से कई चीजें उसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो इसमें कितने तरह के पार्टिकल हो गए? वाटर एक पार्टिकल हो गया, फैट दूसरा पार्टिकल हो गया, प्रोटीन तीसरा पार्टिकल हो गया। इस तरह से मिल्क में 3 तरह के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो साइंटिफिकली क्या है? मिल्क जो है इम्प्योर है। बट अगर जनरली देखें तो मिल्क अगर पूरी तरह से मिल्क है तो वो क्या है? प्योर है। ठीक है। तो हम साइंटिफिक बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो मैटर, हर एक मैटर को अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग में हैं उनको वो क्या होते हैं? प्योर नहीं होते। इस बेसिस पे उनको क्या किया गया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज मिक्सचर। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। बट उससे पहले हम क्या करते हैं? इनको डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं इनको। तो प्योर सब्सटेंस की बेटा डिफिनीशन दी गई है, ऑल मैटर्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, अब वो चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो। ठीक है। प्योर सब्सटेंस को क्या कहा गया है? ए मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल, एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो क्या कहलाता है? वो प्योर कहलाता है। जैसे वाटर है तो वाटर ही प्रेजेंट है, प्रोटीन है तो प्रोटीन ही प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट है तो फैट ही प्रेजेंट है। तो इस तरह से केवल एक ही तरह के पार्टिकल अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाता है? प्योर कहलाता है। और भी एग्जांपल है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ही प्रेजेंट है ना? और शुगर है तो शुगर ही प्रेजेंट है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें केवल एक ही तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है। इसी तरह मिक्सचर की डिफिनीशन अगर हम देते हैं बेटा, तो मिक्सचर की डिफिनीशन क्या है? मिक्सचर को कह रहा है ये कि मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट हो या चाहे कंपाउंड, प्रेजेंट एनी प्रोपोर्शन। अब एलिमेंट और कंपाउंड की बात बाद में कर लेंगे जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तो अभी हम नॉर्मली जाने क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात की जा रही है कि 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना जो भी मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। मतलब कि किसी भी प्रोपोर्शन में, जैसे अगर हम 2 कंपोनेंट लेते हैं, हमने कहा कि वाटर हमारे पास प्योर है ना? और दूसरा क्या है? सॉल्ट क्या है? प्योर है। 2 कंपोनेंट हो गए। अब ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, ये दोनों प्योर कंपोनेंट आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या बनाएंगे? मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग मिक्सचर क्या है? 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिलाने से बना कंपोनेंट क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। ये है। तो अब हमने कहा था कि डिटेल स्टडी बाद में करेंगे, तो डिटेल स्टडी में हम सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की डिटेल स्टडी करेंगे। पूरा आज के लेक्चर में जो है वो प्योर सब्सटेंस की डिटेल स्टडी पूरी की जाएगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या है।
तो प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन हमने बता दी है। क्या है? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें केवल एक ही तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, अब वो चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। इसी का दूसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है प्योर सब्सटेंस इज ए सिंगल एंड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर टाइप ऑफ मटेरियल बाय फिजिकल प्रोसेस। मतलब कि प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सिंगल या डिस्टिंक्ट मटेरियल है जो कि सेपरेट नहीं किया जा सकता अदर टाइप ऑफ मैटर में फिजिकल प्रोसेस के जरिए। जैसे अगर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है, क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड है। अब ये सॉल्ट है, सॉल्ट को तो हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। अगर सपोज कर लो मिक्सचर होता, मिक्सचर में ये वाटर और सोडियम क्लोराइड होता, तो हम क्या करते? हल्का सा हीट कर देते तो सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता, वाटर इवापोरेट हो जाता, तो ये कंडीशन हो सकती थी। बट प्योर सब्सटेंस में सोडियम क्लोराइड अलग है, तो इसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। वाटर है, वाटर अगर अकेला है तो पानी में डालेंगे फिर से वाटर ही मिलने वाला, है ना। वाटर को अगर हम चन्नी में डालते हैं तो क्या होता है? वाटर ही मिलने वाला है ना। तो उसको भी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है इट इज होमोजेनस इन नेचर एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। होमोजेनस, होमोजेनस का मतलब होता है एक जैसे होना। क्या होना? एक जैसा। इसमें जो भी कंपोनेंट होता है, जितने भी पार्टिकल होते हैं, वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो वाटर में वाटर ही प्रेजेंट है, एक ही जैसा, एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक ही होंगी, एक जैसी होंगी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं। मतलब ये क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर मेल्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में है, ठीक है। अब जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में मैंने कहा था एक तो एटम है, दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल है ना। प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो। तो उसी बेसिस पे प्योर सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड। पहला एलिमेंट है और दूसरा क्या है? कंपाउंड है। तो अब एलिमेंट की डिफिनीशन हम देखते हैं। तो लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट नाम दिया था। ये अबाउट 1873 की टाइम है, उस समय इन्होंने अपना एलिमेंट की डिफिनीशन दी थी। और उन्होंने लेवोसियर, ये अर्लियर मतलब एलिमेंट की जो डिफिनीशन है ये अर्लियर डिफिनीशन है। बाद में कई सारे डिफिनीशन आए हैं, बट ये अर्लियर है जो कि लेवोसियर ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म or basic form of pure substance that can neither be broken into or built up from still simpler substances by any physical or chemical method। ये सिंपलर फॉर्म है या कोई बेसिक फॉर्म है प्योर सब्सटेंस का, जो कि ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही ब्रेक किया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंस में या सिंपलर सब्सटेंस से, ठीक है। किस मेथड द्वारा? चाहे फिजिकल मेथड लें चाहे केमिकल मेथड, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एलिमेंट का डेफिनेशन किसने दी थी? लेवोसियर ने दी थी। कुछ एग्जांपल है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ये क्या है? ये है प्योर सब्सटेंस है। ये जो एग्जांपल्स लिए गए हैं ये एग्जांपल्स बिल्कुल सही हैं लेवोसियर के, मतलब कि उन लेवोसियर के सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। बट कुछ समय बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद कुछ मॉडर्न टेक्निक के जरिए, जैसे ट्रांसम्यूटेशन है, ट्रांसम्यूटेशन के जरिए क्या किया गया? कुछ नए एलिमेंट की डिस्कवरी की गई, कुछ नए एलिमेंट की डिस्कवरी की गई। जैसे गोल्ड और मरकरी है, गोल्ड और मरकरी को न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको क्रिएट, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्या हुआ? एलिमेंट को पहले लेवोसियर ने क्या कहा था कि जो है एलिमेंट ना तो सिंथेसाइज किया जा सकता है ना तो ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन बाद में कुछ नए टेक्निक आए जो कि ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। और ट्रांसम्यूटेशन के जरिए क्या हुआ बेटा? ये सिंथेसाइज किए गए, कुछ नए एलिमेंट सिंथेसाइज किए गए। आज की डेट में अबाउट 22 एलिमेंट क्या है? सिंथेसाइज किए जा चुके हैं, ठीक है।
तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बाद में एक और डिस्कवरी आ गई, लाइट डिस्कवरी, मतलब कि अगर हम कहें एटम की डिस्कवरी आई, इन द लाइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम, एटम को डिस्कवर किया गया। एटम की डिस्कवरी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम नॉर्मली जानते हैं एटम की डिस्कवरी के बारे में हम बस इतना जानते हैं। जब एटम डिस्कवर हो गया और एटम को कह दिया गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, मैटर का फंडामेंटल यूनिट कौन बोल दिया गया, एटम बोल दिया गया, या बेसिक यूनिट बोल दिया गया, एटम को बोल दिया गया। तब एलिमेंट को डिफाइन किया गया है कि एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है एलिमेंट। मतलब कि एटम की डिस्कवरी के बाद एटम को बोला गया कि फंडामेंटल यूनिट है किसी भी प्योर मतलब कि मैटर का, तो एलिमेंट को डिफाइन किया गया, एलिमेंट इट कैन बी डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, वह क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, उस तो कुछ एग्जांपल लिया गया है, जैसे कॉपर है, कॉपर का कॉइन है और कॉपर एलिमेंट है, तो कॉपर इज मेड अप ऑफ, कॉपर एलिमेंट माने तो कॉपर इज मेड अप ऑफ ओनली, कॉपर से मिलकर ही बना रहता है। कॉपर में एटम्स को देखो दिखाया गया है, कई सारे कॉपर एटम से मिलकर के कॉपर एलिमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि कई सारे एटम्स हैं आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेम एलिमेंट सेम एटम है, ठीक है, वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। तो ये एलिमेंट की डिफिनीशन मॉडर्न में बोली जाती है। तो मॉडर्न में एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है, एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। ये किसने बताया था, ये मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग बताई गई, ठीक है। अब एलिमेंट की भी क्लासिफिकेशन है, जैसे प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड में, अब एलिमेंट की भी क्लासिफिकेशन है, इसको भी लेवोसियर ने ही क्लासिफाई किया था और उन्होंने बताया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तीन तरह के डिवीजन किए जा सकते हैं, किसकी, एलिमेंट के डिवीजन किए जा सकते हैं। बेटा ये चीजें अर्लियर क्लास में आपने पढ़ रखी हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में, फिर भी हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की डिटेल स्टडी थोड़ी सी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारा है डिवीजन में वो क्या है बेटा, वो है मेटल है। तो मेटल आज की डेट में 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, जिनमें से 91 एलिमेंट क्या है बेटा, 91 एलिमेंट हैं मेटल्स हैं, ठीक है। एमंग दीज मोस्ट एबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट एबेंडेंट माना गया है अर्थ क्रस्ट पर, मतलब अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल क्या है बेटा, वो है आपका एल्यूमिनियम है, जो कि अबाउट 8.3% अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। मतलब पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम जो कि 8.3% पाया जाता है। फिर क्या है, एल्यूमिनियम के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आयरन आता है, मतलब कि सेकंड मोस्ट एबंडेंट मतलब कि मेटल जो है वो क्या है, आयरन है। आयरन कितना है, 5.1% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है। अब मेटल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी बेसिस पे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पे हम क्या पढ़ते हैं, मेटल्स को पहचानते हैं। आपके कोर्स में बेटा केवल मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम पढ़ते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है, फिजिकल स्टेट की बात की जाए कि सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैसेस स्टेट में होता है, तो मेटल्स जनरली किस स्टेट में होते हैं बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा डेविएशन नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। हमें जब किसी चीज़ को मेल्ट करना होता है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना होता है, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा करना होता है टेम्परेचर, है ना। मरकरी जो है आपका एक्सेप्शन है, मरकरी क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपका जो है वो कह रहा है मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है। मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, किसमें, थिन शीट्स में इनको क्या किया जा सकता है, बीट किया जा सकता है, पीटा जा सकता है, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो गोल्ड है, गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल है, गोल्ड क्या है, मोस्ट मेलिएबल मेटल है। थिन शीट की बात करें जैसे एल्यूमिनियम की फॉयल आती है,
है ना, जो कि रोटी पैक करने में यूज की जाती है ना। और इसी तरह से सिल्वर की फॉयल होती है, मिठाई पर हम लगाते हैं। गोल्ड की फॉयल जो होती थी वो सोना चांदी नाम का च्यवनप्राश जो आता था बेटा, उसमें यूज किया जाता था पहले के समय में। डॉबर कंपनी ने सोना चांदी नाम का एक च्यवनप्राश निकाल रखा था, उसमें गोल्ड की कुछ फॉइल्स येलो कलर की पाई जाती थी। ठीक है, वो भी क्या है, पीटने के बाद मेलेबल नेचर की वजह से डाला जाता था उसको। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है मेटल्स आर डक्टाइल मींस दे कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। आपने इलेक्ट्रिक वायर्स बहुत सारे देखे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं वो मेटल के होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे आयरन हो गया, इनके वायर्स आपने देखे हुए हैं, है ना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम किसी भी मैटर को, किसी भी मेटल को, मैटर या मान लो मेटल मान लो या एलिमेंट मान लो, उसको क्या करें हम पतले वायर में कन्वर्ट कर सके, वो क्या कहलाता है, डक्टाइल नेचर कहलाता है। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल बोला गया है, जिसका 1 ग्राम गोल्ड, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं उससे 2 किलोमीटर वायर बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर पतली वायर बनाई जा सकती है। सेकंड मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो है सिल्वर है, जिससे 1 ग्राम सिल्वर से 2 मीटर लंबी वायर खींची जा सकती है। तो ये है डक्टाइल नेचर। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इसी तरह से कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, आयरन की वायर होती हैं, है ना। ये चीज आप जानते ही होगे बेटा, है ना। अब इसके बाद क्या है, हार्डनेस की बात आ गई, स्ट्रेंथ की बात आ गई। तो मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये कुछ सॉफ्ट होते हैं और इनको एक शार्प नाइफ अगर लेकर के जाते हैं तो उससे काटे जा सकते हैं, मतलब शार्प नाइफ से इनको काट सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मेटल की दूसरी मतलब की अगली प्रॉपर्टी हो गई, है ना। अब इसके बाद क्या है, लस्टर। लस्टर क्या होता है बेटा, लस्टर चमक होती है। अगर कोई मेटल देखते हैं, कोई नया मेटल लेते हैं तो उसके ऊपर एक चमक होती है, अच्छी सी चमक होती है ना, शाइनिंग होती है ना। हाँ, अलग बात है कि उसके ऊपर कोई जंग वगैरह ना लग जाए, उसमें कोरोजन प्रोसेस ना हुआ। अगर नॉर्मल एकदम फ्रेश लेते हैं तो वो एक चमक रखता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड कैसा होता है, येलो कलर में चमकता है। सिल्वर व्हाइट कलर में चमकता है। कॉपर रेडिश ब्राउन कलर में चमकता है। एक स्पेसिफिक शाइनिंग हो तो वो क्या कहलाता है, लस्टर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगला पॉइंट जो है आपका, दे आर सोनोरस। दे आर सोनोरस मीन्स दे मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट और बेंट। अगर उनके ऊपर हम अगर उसको बेंट करके छोड़ देते हैं या करते हैं या उसको हिट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक साउंड देता है और रिंगिंग साउंड देता है। ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। और ऐसे मेटल्स, ऐसे कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं बेटा, सोनोरस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका, अगला जो पॉइंट है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का है। तो मैक्सिमम की जो होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और सीजियम ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, मतलब कि अगर हम नॉर्मली अगर रखते हैं तो ये 303 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैलियम और सीजियम जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। किस स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी। और सोडियम और पोटेशियम है 371 और 336 केल्विन, मतलब कि अगर हम बात करें इसको हम 69 अगर सॉरी 98 केल्विन पर सोडियम, डिग्री सेल्सियस पर सोडियम, और अगर हम पोटेशियम की बात करें तो यही कोई 70-80 डिग्री सेल्सियस पर जो है पोटेशियम क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सोडियम और पोटेशियम और गैलियम और सीजियम क्या है, वो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, एक्सेप्शनली कम होती है। वैसे मेटल्स की जनरली क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसके बाद अगर बात करें तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पास करा सकें। जैसे अगर हम लोहे की रॉड लेते हैं और उसको एक कॉर्नर पर हीट करते हैं तो दूसरा कॉर्नर भी हीट हो जाता है
है ना। कॉपर की वायर लेते हैं, कॉपर की वायर को इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना। कभी कभी हम टच कर लेते हैं, हमें करंट लग जाता है, तो इसका मतलब यही है कि ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसमें जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। लेड और मरकरी पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट के। कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर सेकंड बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं, है ना, जो लेड और मरकरी की बात कर गई। सिल्वर और कॉपर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हर जगह एक्सेप्शन तो ही होते ही हैं, जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट एक्सेप्शन होते हैं, है ना, पढ़ने का मन ही नहीं करता उनका, वैसे ही समझ लो, है ना। तो दूसरा है अब नॉन मेटल। नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब होता है कि कुछ और प्रॉपर्टीज रखते हैं। सेकंड जो एलिमेंट का सेकंड कैटेगरी है वो नॉन मेटल है। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम नॉन मेटल को पहचानते हैं। तो वो क्या है, अगर स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें, वो लिक्विड हो, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो। जैसे फास्फोरस है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड है ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में रहता है ना। गैस में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब किस में, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में कार्बन के दो एलोट्रॉप भी हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है। ये किस स्टेट में पाया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है दे हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। उनके कई सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे सल्फर येलो कलर का होता है, फास्फोरस व्हाइट या रेड होता है, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, क्लोरीन येलोइस ग्रीन होता है, ब्रोमीन कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। वाइल हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं, ठीक है। कौन, नॉन मेटल्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो जैसे मेटल्स डक्टाइल और क्या मेलिएबल होते हैं, क्या नॉन मेटल्स होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होते। वो क्या होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर आई थिंक यू नो कि अगर कोई भी कंपोनेंट है, अगर हम उसको स्ट्रेच करें या हैमर से पीटें तो वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी नेचर को क्या कहते हैं, ब्रिटल नेचर हम कहते हैं, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या है वो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बैड कंडक्टर हैं नॉन मेटल्स। बट डायमंड और ग्रेफाइट क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, मतलब अप्रूव कह सकते हो, जो कि गुड कंडक्टर है। क्या है, गुड कंडक्टर हीट का, बट बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब कि डायमंड हीट तो कंडक्ट कर सकता है बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। तो ग्रेफाइट इज एन अदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये चीज बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इसके बाद नॉन मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, वो लश्चरस नहीं होते, वो क्या होते हैं, डल होते हैं। बट आयोडीन जो है, वो आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि एक्सेप्शन है, जिसमें शाइनिंग होती है, ठीक है। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। नॉर्मली तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब कि कट जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे गैस, गैस से तो हम पास भी हो सकते हैं। बट डायमंड क्या है, डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम ही होती है जनरली। जिनमें एक्सेप्शन है बोरान, ग्रेफाइट और डायमंड, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। दे आर नॉन सोनोरस, मतलब कि ये स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की। अब तीसरी कैटेगरी जो बांटी गई है वो मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब होता है बेटा कि वे बॉर्डर लाइन होते हैं, एलिमेंट्स में बॉर्डर लाइन होते हैं, किसके बीच में, मेटल नॉन मेटल के। इनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती हैं। जैसे एग्जांपल लिया गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी, ये कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं। 5 एग्जांपल हैं जनरली जो मेटलॉइड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये मेटल्स, मेटलॉइड की कंडीशन हो गई, ठीक है। अगला जो कंडीशन है आपका वो किसका है बेटा, कंपाउंड का। प्योर सब्सटेंस में एक कैटेगरी एलिमेंट की थी, दूसरी कैटेगरी किसकी है, कंपाउंड की है। तो कंपाउंड की जो डिफिनीशन दी गई है, कंपाउंड की डिफिनीशन है, एक कंपाउंड में बी डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास। देखो बेटा, एलिमेंट में क्या कहा गया था, एलिमेंट वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और
यहाँ कंपाउंड की डिफिनीशन दी गई है, कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के कोई नए ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। कहीं कहीं पे एलिमेंट की जगह क्या कहा रखा जाता है, एटम भी रखा जाता है, चूंकि एलिमेंट जो है वो कंपाउंड का ही एक सॉरी जो एटम है वो एलिमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं पे एलिमेंट की जगह किसको रखा जाता है बेटा, एटम को भी रखा जाता है डिफिनीशन में। क्योंकि अगर जैसे हम हाइड्रोजन रखते हैं तो हाइड्रोजन एटम मानते हैं, ऑक्सीजन एटम मानते हैं, है ना, एलिमेंट तो कहीं ज्यादा नहीं लिखते, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एटम ही रखा जाता है। अब चाहे आप यहाँ पे कंपाउंड में चाहे एलिमेंट डिफिनीशन में रखो या क्या रखो, एटम रखो, तो ओवरऑल कंपाउंड की डिफिनीशन समझो क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंस सॉरी दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट या एटम्स एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, किसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे। मतलब कि अगर हम जैसे वाटर है तो वाटर बनने के लिए, वाटर बनने के लिए क्या होना चाहिए, वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का रेशियो जो होना चाहिए वो 1:8 होना चाहिए बाई मास। कैसे होगा, हुआ, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लेते हैं बेटा 2, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है, दो हाइड्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन का मतलब होता है, ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16, अगर इन इसका ओवरऑल रेशियो निकालते हैं तो 1:8 आता है, ठीक है। यही केस है। अगर सपोज कर लीजिए अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमने रख दिया क्या रख दिया बेटा, 1:4, क्या रख दिया, 1:16 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा दूसरा कंपाउंड बना लेगा, इससे वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन देखो बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:16 कैसे बना होगा इसका, देखो बेटा, हाइड्रोजन मतलब हमने लिया होगा 2 और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिया होगा तो इसका मतलब कि 32 क्या लिया होगा, हमने लिया होगा, ऑक्सीजन लिया होगा, तभी 1:16 आएगा। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा H2O2, H2O2। इसका मतलब है अगर हम फिक्स रेशियो नहीं रहते हैं तो कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, है ना। H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, वाटर की जगह कौन बन जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी बेस पे कंपाउंड की डिफिनेशन दी गई है कि कोई दो या दो से अधिक एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, एक फिक्स रेशियो में मास के बेसिस पे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें क्या है बेटा, कंपाउंड जिसमें 3:8, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 3:8। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कैसे बना, कार्बन का होता है बेटा 12, ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है चूंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3:8 आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा। बेटा मास जो है, मास आपको 3rd चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, केवल आप कंपाउंड की एक डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल्स को आप ध्यान में रखना, जो एग्जांपल इसको लिखाए गए बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो अगला जो केस है, कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, NH3 कंपाउंड है, CaCO3 कंपाउंड है जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, NH3 को कहते हैं अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, C6H12O6 जो है वो क्या है, ग्लूकोज है, C12H22O11 जो है शुगर है, सुक्रोज का फार्मूला है ना। तो अब इसमें एक नोटेड पॉइंट है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जिस एलिमेंट से ये मिलकर बने होते हैं उनके प्रॉपर्टीज से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना क्या बेटा, क्या मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है ना। वाटर जो है H2O क्या है, H2O वाटर है जो कि गैसेस स्टेट में नहीं होता, किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, जबकि H2O जो बन गया, H2O जो बन गया वो क्या है, आग बुझाने में काम आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग देखें तो आग जलाने में काम आते हैं, और वाटर जो इन दोनों से मिलकर बना है वो क्या, आग बुझाने में काम आता है ना, डिफरेंट, ठीक है। अब
तो ये थे आपके क्या बेटा, ये थे कंपाउंड, तो मतलब प्योर सब्सटेंस की बात हो गई जिस बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन की गई थी। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर, और एक और टॉपिक होगा इसी में कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज और भी पढ़ लेंगे, फिर मिक्सचर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं मिक्सचर के साथ में। आज के क्लास में बाय बाय, थैंक यू।